राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग पिछली वीडियो में मैंने 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग 21 से क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा ये CDP वाला प्रैक्टिस सेट है। मेरा पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ताकि बच्चा और अच्छे तरीके से सीख सके और लंबे समय तक याद रख सके। अभी सीखे गए सम प्रत्ययों के विस्तरण और चर्चा से मना करें। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। देखिए, केवल वाले ऑप्शन पहले कट जाएंगे हमारे। मौखिक रूप से करके क्या करेंगे और रटवा कर हम लोग क्या ही कर लेंगे। रटवाने से बच्चा सीखेगा थोड़ी। और चर्चा से मना कर दें। चर्चा पर ही चर्चा बहुत अच्छी होती है कि हाँ आप लोग GD कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिससे हमारा चीज़ें याद रहती हैं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या मिल गया हमें? विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी बात कह सके कक्षा में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 22 है, अभिकथन और तर्क वाला, जो हमारा असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछता है। ऐसे CDP में लंबे पड़ते हैं ना, सीटेट के CDP में, इसलिए पूछा जाता है। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने चीज़ों को बोल सके, उसके दिमाग में क्या अप्रॉक्स है वो भी बता सके। कारण है क्या? विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हो। जब बच्चे को पूरी तरीके से कंफर्मेशन रहे कि हाँ वो आंसर सही कर रहा है, तब वो बोले, बहुत गलत बात है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ए तो सही है, लेकिन अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों सही होता तो हम लोग क्या देखते, फिर दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग क्या, उसका रीज़न उसका गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है। चिंता, बोरियत, जिज्ञासा, हतोत्साहन। बोरियत उत्पन्न करेगी? बिल्कुल नहीं। हतोत्साहन करेगी? बिल्कुल नहीं। चिंता करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसके हमेशा एक विद्यार्थी को कैसा बनाना चाहिए? जिज्ञासु बनाना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को और जानने के लिए अंदर से मोटिवेट रहे कि हमको और नॉलेज चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या हो जाएगा? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इस ज्ञान को डैश कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाएगा। समावेशित नहीं, घोषणात्मक नहीं कहा जाएगा, अनुबंधित भी नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थी के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? देखिए, नहीं वाले ऑप्शन आ गया, फिर से ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण, बातचीत, अंतरक्रिया, अधिसंज्ञान, निष्क्रिय अवलोकन। अब चारों में से आप लोग पढ़ के बताइए आप लोग को क्या सही लग रहा है। इसमें अन्वेषण तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अधिसंज्ञान भी होना चाहिए, बातचीत अंतरक्रिया होना चाहिए, निष्क्रिय अवलोकन जो पूछा है हमारा नहीं पूछा है। तो यही ऑप्शन हमारा बेस्ट है जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है ऊपर। 26 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियाँ को समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक प्रकरणात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगर आप लोग को हिंदी थोड़ी टफ लगती है तो बगल वाले सेक्शन में आपको इंग्लिश वाला मिलता है राइट साइड में, जो आप लोग देख करके एक बार रीचेक कर सकते हैं कि हाँ हम कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा हिंदी में पूरा प्रैक्टिस सेट है और पेपर में आपको चिंता मत करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। अगर आप लोग को हिंदी में कहीं भी डाउट हो तो इंग्लिश में आप लोग एक बार देख लें। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है।
यह डैश का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुरूपक सोच, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और ऑप्शन उसके कितने टफ दिए हैं। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पढ़ने के बाद भी गलत हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग को आता हुआ चीज़ भी हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह इसमें होता है। सीटेट में पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलता है, जिसमें से टीचर आकर साइन करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, तो उसमें से भी कुछ टाइम वेस्ट होता है। कुछ टाइम हम लोग का ध्यान इधर उधर चला जाता है, पढ़ते समय दोबारा पढ़ना होता है, तो ये सब पे टाइम जाता है। इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूरी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुरूपक सोच। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट टाइमर लगा के करते हो ना, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोगों ने इतने टाइम में इतना प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, ताकि आप लोग को पेपर में दिक्कत ना हो। मैं प्रैक्टिस सेट टाइमर लगा के ही करती थी। ऐसे तो यूट्यूब से तो चेक करती थी कि मतलब मुझे कितना नॉलेज है, कितना नया सीख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन पढ़ने से पूरा उसमें ऑप्शन दिखते हैं, जब वो पेपर में आ जाते हैं ना, तो ब्लिंक करता है कि हाँ मैंने ये कहीं तो देखा था। 28 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मतलब एक टीचर ने कुछ पढ़ाया है और उसको क्या लगता है कि उसने जो कुछ समझाया है उसमें कुछ बच्चों को क्या हो रही है, डाउट हो रहे हैं, ठीक, उनको कुछ भ्रांतियां हो रही, कुछ भ्रम हो रहा है। तो इसमें शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क को खोज के अवसर प्रदान करें। दूसरा ऑप्शन है हमारा, उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं। देखिए हमारा ऑप्शन 1 हमारा एकदम सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि उनको मतलब जो सोच रहे हैं उनको खारिज कर दें और अपना पढ़ाते रहें। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। मतलब पढ़ा हम रहे हैं, समझाने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए दूसरे टीचर के पास भेज दें, जो कि एकदम गलत है। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब उनको भ्रांति है तो भ्रांति रहने दो, उनको डाउट क्लियर ही मत करो, अपना पढ़ाते रहो, अपना राग लपते रहो, बाकी दूसरों से मतलब नहीं है। तो हमारा 3 और 4 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा 1 ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क के खोज के अवसर प्रदान करें। कभी कभी ऐसा होता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो कोई बच्चों को डाउट होता है, वो बच्चा अगर क्वेश्चन करता है तो आपस में मतलब अपने ही क्लास के बच्चे जो हमारे बैचमेट होते हैं वो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। टीचर को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बच्चा पूरा क्लैरिफाई कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में इंटरेक्शन होता है, बच्चों में इंटरेक्शन होता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति के सुसाध्य करते हैं। स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? संवेग स्मृतियों में कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? पहला ऑप्शन, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में अवश्य प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूँ। आपको बेस्ट ऑप्शन पहले ही मिल गया कि हाँ हम कोई मतलब प्रयत्न कर रहे हैं और उसको कार्य करने में सक्षम हो सकता हूँ। अगला ऑप्शन है, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ। बिल्कुल नहीं, बदकिस्मत होंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट कैसे होंगे? मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता ही नहीं है। देखिए बच्चे को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन बी बेटर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फ्यूचर में और वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे, जिससे हम लोग आपस में टच में जुड़े रहेंगे। आप लोग सीटेट का पेपर अच्छा दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। थैंक यू।